में क्या फर्क है? पहली चीज तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट दोनों अरेंजमेंट होते हैं ऑफ एलिमेंट्स। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, पहले सिमिलैरिटी देख लो। सिमिलैरिटी ये है, दोनों के दोनों अरेंजमेंट होते हैं। बोथ आर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, both are arrangement of elements in form of rows and columns, in form of rows and columns। दोनों ही अरेंजमेंट हैं रोज और कॉलम्स में। तो ये तो हो गई इन दोनों की सिमिलैरिटी के व्हाट इज द कॉमन थिंग दैट बोथ ऑफ देम शेयर। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं इन दोनों के डिफरेंट होने की, डिफरेंट कैसे हैं। इन डिटर्मिनेंट क्या होता है? इन डिटर्मिनेंट नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हमेशा बराबर होते हैं। इन मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज may not be equal to number of columns। नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। इट मे नॉट बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज मे नॉट बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर जरूरी नहीं है बराबर हो, ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद ये बात तो समझ में आ गई। तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया भाई, दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन द टू, कि मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अनइक्वल हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा कभी भी नहीं होता है ना। डिटर्मिनेंट में ऐसा कभी नहीं होगा भाई कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अलग अलग आ जाएं। इट विल ऑलवेज बी इक्वल, ठीक है। दूसरा डिफरेंस यह है कि डिटर्मिनेंट एक वैल्यू या एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। डिटर्मिनेंट represents a value or an expression। बट मैट्रिक्स हैज नो वैल्यू। मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती। मैट्रिक्स हैज नो वैल्यू। इट इज जस्ट एन अरेंजमेंट ऑफ सम एलिमेंट्स इन फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। रोज और कॉलम्स के बीच में मतलब सिर्फ यही, ठीक है ना, रोज और कॉलम्स, ठीक है। अब ये दोनों एक नहीं है, ठीक है। अब यह दोनों एक नहीं है, दे आर नॉट वन एंड द सेम थिंग। तो क्या कोई हर डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स होता है? मतलब ये तो कोई गधा ही पूछेगा कि क्या हर डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स होता है। आप में से तो कोई नहीं पूछेगा वैसे, या कोई पूछ रहा है भाई? नहीं। फिर क्या हर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट होती है? ये भी कोई गधा ही पूछेगा, ठीक है। हाँ, मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया, ये बात समझ में आ गई। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट में रोज और कॉलम्स सेम होती हैं, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स। मैट्रिक्स में जरूरी नहीं है सेम हो, ठीक है। और ये समझ में आया पूरा का पूरा। एक चीज याद रखिए, अगर आपका सपना कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है तो मैथ्स और फिजिक्स कम से कम बहुत अच्छे से आपको पढ़ना चाहिए। केमिस्ट्री भी डेफिनेटली पढ़नी चाहिए, कम से कम जेई क्लियर करने के लिए तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपका सपना कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, देन मैथ्स विल बी नीडेड एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम। कल परसों ही मैं पढ़ रहा था कि एलन मस्क और शायद 2-4 लोग, है ना, 1-2 और के मैंने स्पीचेस देखी, तो उसमें ये लिखा था कि भाई आने वाले समय में अगर तुम्हें सच में कुछ अच्छा काम करना है एआई में या फिर एजीआई में, देन यू नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल इन मैथ्स एंड फिजिक्स। तो ध्यान रखिएगा ये बात, तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए। कंप्यूटर साइंस जब आप लेंगे तो आप पाएंगे कि मैक्सिमम कोर्सेज मैथ्स के साथ आपके कॉमन होंगे, मैक्सिमम कोर्सेज मैथ्स के होंगे। लीनियर अलजेब्रा जिसमें मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट आता है वह मैक्सिमम यूज होगा, बहुत यूज होता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल होता है। तो ये समझ में आया भाई।
मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। अब मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती। जैसे मैट्रिक्स इज जस्ट एन अरेंजमेंट। जैसे एक एग्जाम, आपको जब आपका एग्जाम हुआ होगा, है ना, स्कूल में, तो आपको एक डेट शीट मिलती होगी, है ना, डेट शीट में ये लिखा होता है इस डेट पर फिजिक्स है, इस डेट पर मैथ्स का एग्जाम है, इस डेट पर केमिस्ट्री का एग्जाम है, ऐसे लिखा होता था। वह डेट शीट भी क्या है, अपने आप में एक मैट्रिक्स है। अगर आप कहीं पर दूध या दही लेने जाते हैं किसी डेयरी पर, वहां पे एक रेट लिस्ट लिखी रहती है, जिसपे लिखा है दूध इतने रुपए किलो, पनीर इतने रुपए किलो, छाछ इतने रुपए किलो, लीटर, जो भी लिखा रहता है। तो आप देखते हैं वह भी एक जो रेट लिस्ट है वह भी एक मैट्रिक्स है। अब आप खुद दिमाग से सोचें, क्या मैट्रिक्स की कोई वैल्यू होती है? कोई कहे इस सामने जो रेट लिस्ट लगी है इसकी वैल्यू बताओ, कोई वैल्यू नहीं है। इट डज नॉट रिप्रेजेंट अ वैल्यू, इट डज नॉट रिप्रेजेंट, ठीक है, इट डज नॉट रिप्रेजेंट, ठीक, इट डज नॉट रिप्रेजेंट एनी वैल्यू। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। कह रहा है हटवा दी। नहीं भाई, बीच में आईआईटी में इस बार में एक बार चर्चा हुई थी, बीच में आईआईटी एक बार सोच रहा था कि हटा दें, लेकिन नहीं, है ना, एक बार हुआ था ऐसा कि यार मैक्सिमाइज, अगर आप देखें तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हो गया, है ना, तो लेकिन फिर भी नहीं हटाई गई। लेकिन बीच में ऐसा हुआ था एक बार कि हटा देते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये बातें समझ में आई, ये बात क्लियर हुई? तो मैट्रिक्स डज नॉट हैव अ वैल्यू। तो मैट्रिक्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होता है, मैट्रिक्स ए, और यहां अक्सर हम m क्रॉस n लिखते हैं। ये क्या होता है? रोज, और ये कॉलम्स। नंबर ऑफ कॉलम्स, और ये होता है नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, ये होता है नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक, तो नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, दैट इज ए एम क्रॉस एन, और इसको शॉर्ट फॉर्म में वैसे लिखते हैं, शॉर्ट एब्रीवेटेड फॉर्म में, ए आई जे एम क्रॉस एन। यानी कि ये एक मैट्रिक्स है जिसके ऑर्डर एम क्रॉस एन है, और यहां हम मैट्रिक्स का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो या तो ऐसे होता है, या फिर ऐसे होता है, या फिर ऐसे भी होता है। बट अब जो थर्ड वाला रिप्रेजेंटेशन है यह ऑब्सोलीट हो चुका, ये पुराना पहले यूज होता था, अब नहीं यूज होता। मैक्सिमम फर्स्ट और सेकंड ही यूज होते हैं, मैक्सिमम फर्स्ट और सेकंड ही यूज होते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई? एक कह रहा कितने एरोस्पेस वाले हैं। कोई नहीं, कोई बात नहीं, हाँ पढ़ लो बेटा, पढ़ लो। हाँ, हमारे यूपी में कहावत है भाई, पहले भालू खरीद लिए, हेली खार बेच लिए, हैं? पहले भालू तो खरीद ले, फिर खाल बेच लिया भाई। कितने एरोस्पेस वाले, कितने केमिकल वाले और कितने कंप्यूटर वाले बाद में पता कर लिए, पहले आईआईटी तो क्वालिफाई कर ले ढंग से, हैं? इसका बस चला तो अभी से ये पूछ ले कितने ऐसे हैं जिनके 2 बच्चे होने वाले हैं आने वाले समय में। भाई पढ़ाई कर लो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। सारी प्लानिंग अभी कर ले। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। पढ़ाई कर ले पहले। तो ये रिप्रेजेंटेशन है भाई, और यहां पर ये हमारी मैट्रिक्स, और यहां दिस इज एम क्रॉस एन मैट्रिक्स। इसमें कितनी रोज होंगी? एम रोज होंगी। तो ये जो पहला नंबर है रो नंबर, ये कॉलम नंबर। आई कहां से कहां तक वेरी करेगा? 1 से m। जे कहां से कहां तक वेरी करेगा? 1 से n तक वेरी करेगा। तो ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, आई विल वेरी फ्रॉम 1 to m एंड जे विल वेरी फ्रॉम 1 to n। जे विल वेरी फ्रॉम 1 to n। ठीक है भाई? हाँ बहुत बढ़िया बेटा, पहले पढ़ाई कर लो, पहले पढ़ाई कर लो। ये सारे सपने यहीं रह जाएंगे नहीं तो। अच्छे से पढ़ाई कर लो, सपने तो तुमने बहुत बड़े बड़े पाल लिए, पढ़ाई कर लो पहले, आ जाओ। अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अच्छा एक चीज और देखो, अगर किसी मैट्रिक्स में m क्रॉस n उसका ऑर्डर है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? बताओ भाई, कमेंट बॉक्स में लिखो। इफ
इसको ऐसे लिखते हैं ऑर्डर ऑफ ए, कई बार ऐसे लिखते हैं। ये कितने होंगे? इफ ऑर्डर ऑफ ए इज m क्रॉस n, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए होंगे mn, विल बी इक्वल टू mn। ये चीज याद रखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे mn, ठीक है। दैट विल बी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। वैसे तुम सबको ऐसा नहीं लगता कि तुम ड्रॉपर हो? तुमने अभी तक ये बात स्वीकार ही नहीं की है कि तुम एक बार मार खा के आ चुके हो। कई लोग तो बिल्कुल दोबारा से मार खाने के लिए तैयार है एग्जाम में, है भाई? भाई थोड़ा तो सीरियस हो जाओ, एटलीस्ट यू शुड शो सम मैच्योरिटी। आप में से बहुत सारे लोग तो इतने इमेच्योर हैं, इतने इमेच्योर हैं कि आप ये भी नहीं सोच रहे कि एक बार आपके हाथ शिकस्त लग चुकी है, अब दूसरी बार फिर से। कई लोगों के तो लक्षण ही ऐसे हैं कि भैया दोबारा से शिकस्त लगनी चाहिए, दोबारा शिकस्त लगनी चाहिए। ऐसा तो मत करो बेटा, है ना? ऐसा तो मत करो। आप थोड़े सीरियस हो, थोड़ा मेच्योर हो, है ना? हाँ, 1-2 साल में तो आप वोट भी डालना शुरू कर दोगे, देश की सरकार चुनना शुरू कर दोगे, तो अब आपके अंदर थोड़ी मेच्योरिटी आनी चाहिए। आपको समझ में आना चाहिए, जिंदगी को थोड़ा सीरियसली लो। आपको समझ में आना चाहिए हाँ भाई जिंदगी है, मजाक नहीं है। अगर अब बिगड़ गई तो फिर सुधरने में समय बहुत लगेगा, इसलिए इसको सीरियसली लो और इसके ऊपर सीरियसली काम करो, इसको सही करो, अच्छा करो इसको, ठीक है? तो जल्दी से मुझे बताओ, अगर इसमें 143 एलिमेंट्स हैं तो कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हैं? कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हैं? तो पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे 11 इंटू 13, 13 इंटू 11, 1 इंटू 43, 43, 143 इंटू 1। तो कितनी नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स? 4 पॉसिबल ऑर्डर्स, 4 पॉसिबल ऑर्डर्स, 4 पॉसिबल ऑर्डर्स, ठीक है भाई? तो देयर आर 4 पॉसिबल ऑर्डर्स। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ए 3 क्रॉस 2। तो इसमें बताओ आई कहां से कहां तक होगा और जे कहां से कहां तक होगा? बोलो भाई, आई कहां से कहां तक होगा और जे कहां से कहां तक होगा? सर आई विल वेरी फ्रॉम ए आई जे है ये, है ना? ए आई जे। बोलो, आई कहां से कहां तक होगा और जे कहां से कहां तक होगा? आई कहां से कहां तक और जे कहां से कहां तक? सर आई होगा 1 से 3, 1 से 3, और जे होगा 1 से 2। आई होगा 1 से 3 और जे होगा 1 से 2। तो यहां पर अगर आप आई को 1 रखोगे और फिर जे को 1 रखोगे तो आ जाएगा हाफ। फिर आपने आई को रखा 2 और आई को रखा 1 ही रहने दिया। अब जे को रखा फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट, जे को रखा 2, तो शायद 3/2 आ गया। फिर आपने आई को रखा 2, फिर हाफ आया 1 1। ये कौन सी पोजीशन है? ये पोजीशन है 1 1। ये कौन सी पोजीशन है? ये पोजीशन है 1 2। आई को 1, जे को 2। ये कौन सी पोजीशन है? ये पोजीशन है 2 1, आई 1, जे 2। अब अगला आई 2 और जे 1, दिस इज 0। ये कौन सी पोजीशन है? दिस पोजीशन इज, दिस इज 2 1। नेक्स्ट, अगर आई को रखा 3 तो दिस इज हाफ, ये है 3 1। और आई को रखा 3 और ये हाफ, दिस इज 3 2। ये आ जाएगी मैट्रिक्स, ये आ जाएगी मैट्रिक्स। तो दिस विल बी द मैट्रिक्स। फिर नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिसेस में रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर भी जिसे कहते हैं, जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, हैविंग ओनली वन रो, दैट इज कॉल्ड एज रो वेक्टर या रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, यानी इसका ऑर्डर क्या सा हो? m क्रॉस 1 टाइप का हो, m क्रॉस 1। जीरो मैट्रिक्स, जिसका हर एलिमेंट जीरो हो, ये उसे नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। ओ एम क्रॉस एन मैट्रिक्स ऑफ हुज ऑर्डर, जिसके सारे एंट्री जीरो हो, तो ये 3/2 ऑर्डर की है। यह है, ठीक है, 2/2, 2, 2 था भाई वो, है ना? हाँ, यहां पर 3, 2, ये 2, 2 है यार, 2, 2। तो क्या ये 2, 2 में ये कितना आ जाएगा भाई? जरा देखना, 2, 1 रखा हमने, ये 0 आएगा, 2, 1 है ना? और ये कितना आएगा? सर 2, 2 में ये आएगा हाफ, या 2 आएगा, कितना आएगा? 4 1 आएगा। ये जरा चेक कर लो एक बार जरा चेक कर लेना यार, कैलकुलेशन चेक करते रहना तुम, ठीक है?
एक बार चेक कर लो, MTZ लिख कर भेजो अगर यही मैच हुई तो, यही मैच हुई तो। और एग्जाम के प्रेशर में मतलब इस तरह के जो सवाल हैं, आपने देखा कई बार बहुत आसान सवाल भी आते हैं। ठीक है, हाँ सही है भाई, MTZ लिख के भेजो। चलो ठीक है, ठीक। भैया मॉड लगा है वहां पर, है ना, वहां मॉड लगा है बेटा, मॉड लगा बाबू। ठीक है, आगे बढ़े। जीरो मैट्रिक्स जिसका हर एलिमेंट जीरो हो, ये 3x2 की मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स। फिर उसके बाद आता है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हॉरिजॉन्टल दिखाई देती है, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ रोज से, तो n इज ग्रेटर देन m। वर्टिकल मैट्रिक्स वर्टिकल दिखाई देती है, कब दिखाई देगी वर्टिकल, जब नंबर ऑफ कॉलम्स कम हो और रोज ज्यादा हो, m ग्रेटर देन n। सिर्फ परिभाषाएं हैं, सिर्फ परिभाषाएं हैं। ठीक है भाई, सिर्फ परिभाषाएं हैं। क्लियर हुई बात? हाँ, ये बात समझ में आई। फिर इसके बाद नेक्स्ट कम्स द स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हमेशा बराबर होते हैं। तो अगर मैं यहां पर एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिखता हूं, A11, A12, A13 से लेकर A1n, A21, A22, A23, A2n, A2n, and then A31, A32, A33 और A3n, और फिर A यूं ही चलते चलते लास्ट में AN1, AN2, फिर AN3 एंड हियर ANn। ये ऑर्डर कितना है, n क्रॉस n। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोलो, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोलो सर। नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे n स्क्वायर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे n स्क्वायर। ठीक है, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ये वाली जो डायगोनल है जिस पर रो नंबर इज इक्वल टू कॉलम नंबर होता है, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। और इस पर क्या होता है, आई इज इक्वल टू जे हो जाता है, रो नंबर इज इक्वल टू कॉलम नंबर होता है। फिर यह जो एलिमेंट्स हैं जो डायगोनल के ऊपर हैं, जो डायगोनल के कहां हैं, ऊपर, यह डायगोनल के जो ऊपर एलिमेंट्स हैं इसमें हमेशा रो नंबर इज लेस देन कॉलम नंबर। और यहां जो डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स पर रो नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द कॉलम नंबर, रो नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द कॉलम नंबर फॉर एलिमेंट्स अबव डायगोनल, फॉर एलिमेंट्स अबव डायगोनल, अबव डायगोनल क्या होता है, रो नंबर इज लेस देन कॉलम नंबर, रो नंबर इज लेस देन कॉलम नंबर। रो नंबर हमेशा कॉलम नंबर से छोटा होता है, रो नंबर इज लेस देन कॉलम नंबर। ठीक है, और फिर नीचे वाले के लिए फॉर एलिमेंट्स बिलो डायगोनल, फॉर एलिमेंट्स बिलो डायगोनल रो नंबर इज ग्रेटर देन कॉलम नंबर, रो नंबर इज ग्रेटर देन कॉलम नंबर, रो नंबर इज ग्रेटर देन कॉलम नंबर। तो तीन इंपॉर्टेंट बातें तो ये है, ये तो आपको खैर पहले से मालूम ही होंगी, पता ही होगा ये तो आपको खैर। फिर उसके बाद यह बताइए कि नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स सर वह हैं n, नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इज n। एंड अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अबव डायगोनल कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अबव डायगोनल, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अबव डायगोनल, डायगोनल यह बराबर होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलो डायगोनल, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलो डायगोनल। और यह किसके बराबर होगा सर, यह बराबर होगा
दिस विल बी इक्वल टू, टोटल होते हैं एन स्क्वायर माइनस एन बाय 2, यानी कि n इंटू n माइनस 1 बाई 2. These are the number of elements below the diagonal and number of elements above the diagonal. तो ये चीजें याद रखनी है, छोटी छोटी सी बातें हैं, ठीक है. हाँ, so these are some small facts which you should remember about a square matrix. Square matrix में एक डायगोनल और भी होती है, ये वाली, लेकिन इस डायगोनल पर रो नंबर और कॉलम नंबर इक्वल नहीं होते हैं, इसलिए ये डायगोनल को हम काउंट नहीं करते. हालांकि डायगोनल वो भी है, इसलिए इस डायगोनल का नाम प्रिंसिपल डायगोनल कहलाता है, इसलिए इसका नाम प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं या फिर सिर्फ डायगोनल बोलते हैं. जो तब भी कोई आपको, कभी भी कोई आपको स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल बोले तो समझ जाना वो कौन सी डायगोनल की बात कर रहा है. वह बात कर रहा है प्रिंसिपल डायगोनल की, ठीक है. फिर आते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के कैटेगराइजेशन पर. सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स में जो मैट्रिक्स आती है वो है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स. पहले ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देख लेते हैं. ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें डायगोनल के या तो ऊपर वाले सारे या नीचे वाले सारे एलिमेंट्स जीरो हों, ठीक है, ठीक है. हाँ, ठीक. तो यहां पर डायगोनल के ऊपर वाले सारे जीरो हों या डायगोनल के नीचे वाले सारे जीरो हों, तो ऐसे डायगोनल को, ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. तो जैसे अपर ट्रायंगुलर की बात की जाए, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें सारे के सारे ए आई जे जीरो हों, आई ग्रेटर देन जे, ए आई जे जीरो हों, आई ग्रेटर देन जे. ए आई जे सबके सब क्या है, ए आई जे आर ऑल जीरो फॉर आई ग्रेटर देन जे. यानी कौन से डायगोनल, कौन से एलिमेंट जीरो हैं, आई ग्रेटर देन जे नीचे होता है, तो नीचे वाले सारे जीरो. यानी अपर ट्रायंगुलर में नीचे वाले जीरो, नीचे डायगोनल के नीचे वाले जीरो, डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स जीरो, तो वो क्या कहलाती है, अपर ट्रायंगुलर. अपर में नीचे वाले जीरो, लोअर में, लोअर में एक बार अच्छे से देख लो भाई, ठीक है. हाँ, ये बात क्लियर हुई, यह बात क्लियर हुई या नहीं. अपर में नीचे वाले जीरो, नीचे, और लोअर में ऊपर वाले जीरो. यहां पर क्या होगा, आई लेस देन जे. एक बार जरा देख लो, यहां क्या होगा, डायगोनल के ऊपर वाले जीरो, ऊपर वाले जीरो एलिमेंट्स जीरो. और इसके, ये समझ में आ गया, ये क्लियर हो गया भाई. फिर उसके बाद आती है डायगोनल मैट्रिक्स. डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें सारे ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ऑफ डायगोनल बोलते हैं जो डायगोनल पर नहीं लगे होते, उन्हें बोलते हैं ऑफ डायगोनल. ऑफ डायगोनल, ऑफ डायगोनल, ऑफ डायगोनल मतलब नॉट ऑन डायगोनल, नॉट ऑन डायगोनल, जो डायगोनल पर ना हो, नॉट ऑन डायगोनल. तो जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सब जीरो होते हैं, ठीक है. तो सारे ऑफ डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं. डायगोनल पर कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है. ऐसे को डायगोनल पर जीरो भी हो सकते हैं, डायगोनल पर कुछ भी हो सकता है. अगर मैं सारे जीरो कर दूं तब भी ये डायगोनल मैट्रिक्स होगी, साथ साथ नल मैट्रिक्स भी होगी. तो डायगोनल मैट्रिक्स की परिभाषा में सिर्फ यह लिखा है नॉन डायगोनल एंट्री जीरो होनी चाहिए. डायगोनल के बारे में डेफिनेशन साइलेंट है. तो क्या डायगोनल में जीरो हो सकते हैं, हाँ, डायगोनल में जीरो हो सकते हैं. बात समझ में आई भाई. हाँ, यह बात क्लियर हुई, ठीक है. फिर इसके बाद, हाँ भाई बोलो. ये बात समझ में, हाँ भाई, क्या मिस्टेक हो गई, लोअर ट्रायंगुलर में क्या त्रुटि हो गई, लोअर ट्रायंगुलर में. अच्छा हाँ, यहां पर, यहां भी एक्स 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 लिख देना भाई, ठीक है. यहां हमारे ऑपरेटर ने, ठीक है. चलो, अब आते हैं एब्रीवेटेड डायगोनल मैट्रिक्स को ऐसे लिखते हैं, D1 D2 D3 DN. तो आप समझ जाएं, इसको डायगोनल को मैट्रिक्स को ऐसे लिखा जाता है. स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स का ही फॉर्म है जहां पर सारी डायगोनल एंट्रीज बराबर हो जाती हैं.
ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर इक्वल, तो सच अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए स्केलर मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स, अगर सारी डायगोनल एंट्रीज 1 हो जाए तो उसे यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। यूनिट मैट्रिक्स बोल दो या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एक ही बात, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं या फिर इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है भाई, हाँ ये समझ में आया। अब यहां जो एक्स एक्स बेसिकली ये मत समझ लेना, यहां पर अगर आप सोचो ये बेसिकली जो हमने बना के दिए थे ना उनको, ये क्रॉसेस हैं, दीज आर क्रॉसेस, दीज आर एम्प्टी स्पेसेस। ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि कई लोग भैया बहुत मेधावी होते हैं, वो कुछ भी सोच सकते हैं, क्योंकि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो ज्यादा अच्छा होगा हम यहां पर एक काम करते हैं, यहां पर हम ब्लैंक लगा देते हैं यहां, क्योंकि लोग पता नहीं कुछ भी सोच सकने के लिए आजाद होते हैं। कई लोग कहेंगे ये सारे एक्सेस कल सारे इक्वल होंगे, है ना, हाँ तो लोग कुछ भी सोच सकते हैं, इसलिए इट वुड बी बेटर फॉर मी कि मैं यहां ब्लैंक लगा के छोड़ दूं। ठीक है भाई, ये ऐसी दिखाई देगी भाई, नहीं तो दो चार तो मिल ही जाते नमूने। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? चलो अब क्लियर हो गया, ये बात समझ में आई सारी की सारी, ये बात समझ में आ गई। नल मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ नल मैट्रिक्स, नल स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है भाई, नल मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, रेक्टेंगुलर भी हो सकती है। ठीक, डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, देखो मैट्रिक्स का कोई वैल्यू नहीं होता, फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स, फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, हम उसका डिटर्मिनेंट डिफाइन कर ले, उसका कर सकते हैं। फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए वी कैन डिफाइन इट्स, फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए वी कैन डिफाइन इट्स डिटर्मिनेंट वैल्यू। उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम डिफाइन कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट वैल्यू, उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम लिख सकते हैं। डिटर्मिनेंट वैल्यू डिनोटेड बाय दिस और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इस तरह से डिनोट करते हैं। तो पहली बात, किसी भी मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू को हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू को हम डिफाइन कर सकते हैं। फिर दूसरी बात यह है, स्क्वायर मैट्रिक्स समझ में आया? इफ फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, स्क्वायर मैट्रिक्स ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ए कितना हो जाए? 0 हो जाए। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0, तब हम ए मैट्रिक्स को क्या बोल सकते हैं? देन ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज, डिटर्मिनेंट ए 0 हो जाए तो देन ए इज कॉल्ड एज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, इज कॉल्ड एज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। वेयर एज इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए not equal to 0, then A is called non-singular. Then A is called non-singular. तब हम A को non-singular मैट्रिक्स बोलते हैं, non-singular matrix. Then it is a non-singular matrix. Determinant of a triangular matrix क्या होता है? Determinant of a triangular matrix जल्दी से बताओ, ये मैंने determinant में बताया था। Determinant of triangular matrix, डिटर्मिनेंट ऑफ ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है मेरे भाई? सर डिटर्मिनेंट ऑफ ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बोलो, इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कितना होता है? डिटर्मिनेंट ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ये हम ऑलरेडी बता चुके, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज। ये किसने बताया? मैं प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज बताया था, 0 थोड़ी बताया था बे।
और डिटर्मिनेंट